यामाहा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? हो सकता है रेसिंग ट्रैक पे रफ्तार भरती एक सुपर बाइक, या फिर किसी कॉन्सर्ट हॉल में गूंजता हुआ एक शानदार ग्रैंड पियानो। आज हम इन दोनों बिल्कुल अलग दुनिया को जोड़ने वाली एक ऐसी कहानी जानेंगे जो सच में अविश्वसनीय है। क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल ब्रांड्स में से एक का जन्म एक टूटे हुए पुराने स्कूल ऑर्गन से हुआ था। सोचिए, कोई रेसिंग का बैकग्राउंड नहीं, कोई अमीर इन्वेस्टर नहीं, बस एक मामूली सा मैकेनिक, एक बड़ी नाकामी और करीब 250 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है तोराकुसु यामाहा की, और इस बात की कि कैसे एक जुनून एक पूरे साम्राज्य में बदल गया। चलिए चलते हैं साल 1887 में। जापान ना एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। पश्चिमी टेक्नोलॉजी का जादू हर तरफ फैल रहा था और एक आदमी था जो इस जादू के पीछे का राज जानने के लिए पूरी तैयार था। तोराकुसु यामाहा, देखे, वो कोई म्यूजिशियन नहीं थे, वो तो एक बहुत ही काबिल मैकेनिक थे। घड़ियां ठीक करते थे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक करते थे। फिर एक दिन उनके पास एक बड़ी अजीब सी चुनौती आई, एक स्कूल का टूटा हुआ अमेरिकन रीड ऑर्गन। अब देखिए, वो चाहते तो बस उसे फटाफट रिपेयर करके अपना काम खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ बहुत बड़ा। उन्होंने सिर्फ उसकी मरम्मत नहीं की, अरे उन्होंने तो उस ऑर्गन को पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया। हर एक स्क्रू, हर एक एयर चैनल, हर एक वाइब्रेशन, हर छोटी से छोटी चीज को उन्होंने गहराई से समझा। और जानते हैं क्या, पूरे 2 महीने लगे उन्हें, जिसके बाद उन्होंने उस ऑर्गन को जीरो से बिल्कुल नए सिरे से बनाया। और बस यही वो पल था। कोई बड़ा कॉन्सर्ट नहीं, कोई फैंसी बिजनेस प्लान नहीं, बस इसी एक पल ने जापान के पहले घरेलू ऑर्गन और यामाहा कॉरपोरेशन की नींव रख। अब ऑर्गन तो बन गया था, लेकिन तोराकुसु को चाहिए थी एक्सपर्ट्स की मोहर, और इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस भारी भरकम ऑर्गन को एक डंडे पर बांधा और उसे अपने कंधों पर उठाकर हाकोने के खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए 250 किलोमीटर पैदल चलकर टोक्यो पहुंचे। जरा सोचिए, कोई ट्रक नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं, था तो बस अटूट विश्वास और हिम्मत। और इतनी मेहनत का नतीजा? एक्सपर्ट्स ने कहा, कारीगरी तो लाजवाब है, लेकिन इसकी ट्यूनिंग बिल्कुल बेकार है। अब ऐसी बात सुनकर तो किसी का भी दिल टूट जाता है ना। ज्यादातर लोग तो वहीं हार मान लेते। लेकिन तोराकुसु वो अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वो पूरे 1 महीने तक टोक्यो में ही रुक गए और म्यूजिक थियरी और अकूस्टिक्स यानी ध्वनि विज्ञान को सीखना शुरू किया। ये वो सब्जेक्ट थे जिनके बारे में उन्हें पहले कुछ भी नहीं पता था। फिर वो वापस घर लौटे और एक दूसरा ऑर्गन बनाया, और इस बार जब वो उसे टोक्यो लेकर गए तो प्रोफेसरों के मुंह से जो निकला वो असाधारण था। उन्होंने कहा, ये तो किसी भी इंपोर्टेड वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट जितना ही अच्छा है। देखिए, नाकामी ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उसने उन्हें एक नया सबक सिखाया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरे ये तो बस शुरुआत थी। 1900 का दशक आते आते यामाहा, जिसका नाम उस वक्त निप्पॉन गक्की हुआ करता था, म्यूजिक की दुनिया में एक तरह की क्रांति ला रही थी। उन्होंने जापान का पहला अपराइट पियानो बनाया, फिर जापान का पहला ग्रैंड पियानो भी। लेकिन यामाहा की फिलॉसफी कभी भी ज्यादा चीजें जल्दी बनाने की नहीं थी। नहीं, उनका जुनून था परफेक्शन। वो जानते थे कि लकड़ी में जरा सी भी नमी आवाज की क्वालिटी को बर्बाद कर सकती है। इसलिए उन्होंने लकड़ी को सुखाने के लिए खास और एकदम सटीक सिस्टम्स तैयार किए। और इस जुनून का नतीजा जबरदस्त था। 1965 तक यामाहा दुनिया की सबसे बड़ी पियानो बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। वो सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बना रहे थे, वो तो साउंड को ही इंजीनियर कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, और फिर इतिहास ने एक मोड़ लिया। आ गया दूसरा विश्व युद्ध। इस दौरान यामाहा की फैक्ट्रियों का काम पूरी तरह बदल गया। अब वहां पियानो नहीं, बल्कि हवाई जहाज के प्रोपेलर और इंजन के पार्ट्स बन रहे थे। और जब जंग खत्म हुई तो कंपनी एक बहुत बड़े संकट में खड़ी थी। सोचिए, फैक्ट्रियां खाली पड़ी थीं, मशीनें बंद थीं, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो कोई नहीं छीन सकता था। वो थी मेटल कास्टिंग में उनकी वर्ल्ड क्लास महारत। ये वही स्किल थी जो उन्होंने सालों से पियानो के मजबूत फ्रेम बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। तो ऐसे में उन्होंने खुद से एक बहुत ही, कह सकते हैं, खतरनाक सवाल पूछा, इस हुनर से हम और क्या बना सकते हैं। और फिर आया साल 1955। यामाहा ने अपनी मेटल की महारत को एक बिल्कुल नई मशीन में लगा दिया, और वो मशीन थी एक मोटरसाइकिल।
और इस तरह जन्म हुआ यामाहा की पहली मोटरसाइकिल ये 1 का, जिसे प्यार से द रेड ड्रैगन फ्लाई कहा जाता था। और कमाल की बात यह है कि इसने आते ही रेस जीतना शुरू कर दिया। मतलब जो अनुशासन, जो परफेक्शन पियानो को ट्यून करने में लगता था, अब वही इंजनों को ट्यून करने में लग रहा था। यामाहा ने आर्ट और इंजीनियरिंग के संगम को कभी नहीं छोड़ा। 80 के दशक में उन्होंने DX7 सिंथेसाइजर बनाकर म्यूजिक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर आया साइलेंट पियानो, जिससे म्यूजिशियंस की सबसे बड़ी मुश्किल हल हो गई। अब वो हेडफोन लगाकर प्रैक्टिस कर सकते थे। और फिर आया डिस्क्लेवियर, एक ऐसा पियानो जो लाइव परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके उसे एकदम परफेक्टली हूबहू दोबारा बजा सकता था, जिसमें कीज अपने आप चलती थी। सोचिए, साउंड अब डेटा बन गया था और कारीगरी टेक्नोलॉजी। तो चलिए इस कमाल की कहानी के आखिर में इसके सबसे जाने पहचाने सिंबल की बात करते हैं। आप सबने वो लोगो देखा होगा, 3 ट्यूनिंग फॉक्स जो आपस में जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ म्यूजिक का निशान नहीं है, असल में वो 3 चीज़ों को दर्शाते हैं: टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स। तीनों एक परफेक्ट हार्मनी में काम करते हुए। और ये उस एक आदमी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जो कभी सिर्फ एक सुर को सही करने के लिए 250 किलोमीटर पैदल चल पड़ा। यामाहा की फिलॉसफी को समझना हो तो ऐसे समझिए, जैसे किसी कॉन्सर्ट हॉल में एक सुपर बाइक खड़ी हो। बनी तो है वो हैवी मेटल इंजीनियरिंग की ताकत से, लेकिन उसे संवारा गया है एक आर्टिस्ट की आत्मा से। और ये सब कुछ शुरू हुआ था एक टूटे हुए ऑर्गन से।